Good morning, my dear student. Today we will read class 8 SST chapter Women Caste and Reform. My dear student, if you have remembered my previous class where I have discussed that point women's right about women's caste and social reform. My dear student, when we discuss the first topic, women's right about women's, I told you that the specific group of women, I mean to say that intellectual women like Begum of Bhopal, like Pandit Ramabai, like I think their name was Ruqayya Sekhawat, and these type of other women play very important role for the betterment of women's condition in society during 19th 20th century. My dear student, in society the women's condition was not so good. I have already told you that Sati system, Sati Pratha, where the Raja Ram Mohan Rai fight against that very bad practices. I mean to say that the condition of women during that time was very miserable. उनकी स्थिति बहुत खराब थी, खराब सेंस कि सती सिस्टम में उन्हें जला दिया जाता था. एंड सेकेंड, कुछ जो बच्ची थी चाइल्डहुड एरा में जो विडो हो जाती थी, उनकी लाइफ और भी ज्यादा कष्टकारी हो जाती थी. वो पति के द्वारा, पति के मरने के बाद पति के परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था. तो उनकी कंडीशंस डे बाय डे समाज में खराब होती जाती थी. सोशल रिफॉर्मर ने इन चीजों पर ध्यान दिया, और जब महिलाओं ने महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया, विमेंस ने विमेंस के बारे में लिखना शुरू किया, तो उन्होंने उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया जो विमेंस कंडीशन के प्रति एक दोयम दर्जे का व्यवहार करती थी. सोसाइटी से उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस किए और फिर अवेयरनेस आने लगी. आई मीन टू से दैट कि फिर धीरे धीरे विकास होने लगा. आई टोल्ड यू अबाउट पंडित रमाबाई. Pandit Ramabai, she was scholar of Sanskrit and other language also. She always felt that Hinduism was oppressive towards women. She felt that Hinduism always oppressive for women. It is very strange. Of course, she was right. Because if you will observe our Pandit Ramabai, what she felt, obviously she was right. Because what she felt that the Hindu religion always oppressive towards women. Not Hindu religion, the word Hinduism, that is appropriate for their statement. ये हिंदुइज्म जो था वो महिलाओं के लिए क्या था, ऑप्रेसिव के रूप में करा, ऐसा उनका मानना था. पंडित रमाबाई ने विडो हाउस की स्थापना की. उन्होंने एक क्या किया, सी फाउंडेड अ विडोज होम एट पुणे टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडो हु हैड बीन treated badly by their husbands and relatives. In their home, the widow, they were trained and they were what? उनको इस लायक बना जाता था कि वो अपना जीवन यापन कर सके. उनको here women were trained so that they could support themselves economically. Needed so I mean to say that needless to say,
all this more than alarmed the orthodox. Their step, Pandit Ramabai's step, that was not admired by the orthodox type people like Hindu or Muslims. Hindu Brahmins and Muslims, they felt that it is not so good or it is not in favor of their religion कि विमेंस को इतनी छूट मिल जाए, महिलाओं को इतनी ज़्यादा छूट मिल लगेगी तो क्या होगा। और फिर हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में महिलाओं का सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। लोगों ने उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में कई सारे रिफॉर्मर्स ने उस पर ध्यान दिया, कई सारे स्कूल खोले गए। विश्वनाथ विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई जैसे लोगों की मदद से महिलाओं के एजुकेशन सिस्टम में डेवलप हुआ। महिलाएं ट्रेंड हुई, महिलाओं ने फिर ग्रेजुएट हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर बना, और फिर उन लोगों ने अपने लोगों के बारे में, विमेन कंडीशन के बारे में लिखना शुरू किया और यहां से अवेयरनेस दिखाई देती है। आज हम जहां खड़े हैं, आज हम जहां स्टैंड किए हुए हैं विमेन्स कंडीशन को लेके, वो एक लंबी लड़ाई का परिणाम है। विमेन्स ने अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। ये चीजें प्रूव करती हैं कि किस तरीके से इनका विकास हुआ होगा, कैसे ये डेवलपमेंट हुआ होगा। इन चीजों के बारे में बताने का प्रयास किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग मैटर। इफ यू रीड द हिस्ट्री ऑफ विमेन्स, then you can easily understand that which type of problem they have to face during that time. और फिर ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। इस टॉपिक में हम लोग स्पेशली सोशल कंडीशन के बारे में देखेंगे। वी विल रीड स्पेशली on those group of our society who always treated as like insects, as like animal, as like untouchable peoples. They have no right to enter the temples. They have no right to join the marriage party, upper class marriage party. They have no right to sit with them also. This was a very bad condition for society. It was a curse of our society. So we have to think about that. It should be good or not? क्या ये हमें सोचना चाहिए इस बात को कि ये ठीक था या नहीं ठीक था, और क्या जो रिफॉर्म हुए वो रिफॉर्म नहीं होने चाहिए थे? क्या उन्हें एक ह्यूमन बींग्स के रूप में काम या ह्यूमन बींग्स के रूप में अपने जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियसली उन्हें मिलना चाहिए, बिकॉज दे वर आल्सो ह्यूमन बींग्स. They are also human beings. If God created everyone on equal basis, so why they discriminate? This is the very strange matter that nowadays our society treats such practices. आज भी ये प्रथा कमोबेश जारी है. We are going to discuss the demands for equality and justice. In this topic we will read कि हमने कैसे एक लंबी लड़ाई के बाद आज यहां तक इनकी स्थिति को सुधारने में सफल हुए. हम सभी ने या हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातीय गैर बराबरी के विरोधी थे. राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना की और इस आलोचना के लिए उन्होंने एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का सहारा लिया. इस बौद्ध ग्रंथ का उन्होंने ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया. प्रार्थना समाज ने भक्ति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का प्रयास किया और फिर एक लंबी प्रथा चली जाति उन्मूलन की. अब लोग जो पढ़े लिखे थे वो लोग पार्टियों का आयोजन करते थे. जो सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, सीक्रेट मीटिंग्स में वो लोग एक साथ बैठते थे, खाते थे. वहां टचेबिलिटी पूरी तरीके से वर्जित थी. तो इस तरीके से उन लोगों ने काम किया. 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया. इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में
बहुत सारी ऊंची जातियों के लोग थे जिन्होंने इस प्रथा को खत्म करने की बात की। What I am telling, I want to inform you that during that time, the Raja Ram Mohan Rai was a great reformer. He highly opposed the caste system, and he tried to understood their own view. अपने वो उन चीजों को दूसरों को समझाना चाह रहे थे जो वो समझ रहे थे। मेरे कहने का सेंस ये है कि राजा राम मोहन राय अपनी बात को लॉजिकली समाज के सामने रखने के लिए ही यूज्ड द वैदिक टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट, एंड हियर द प्रोटेस्ट ऑफ कास्टिज्म ही यूज्ड द बौद्धिस्ट टेक्स्ट। Buddhist with the help of Buddhist text, he tried to solve their problem, and same the other person and other reformer groups, Prarthana Samaj felt that bhakti was the best medium to solve the casteism problem. I have already told you in my previous class, I already taught you in my previous class that the various saints, they belong to the lower class of the society, but they admired and they respected by the upper class society, like Ravidas. Mirabai was disciple of Raidas, Kabir Das, Dhanna, and these type of the various names. I will not count their names here, but I will inform you. I will try to inform you that कि जो भक्ति के माध्यम से भी समाज में नीची जातियों को एक सम्मानजनक स्थान देने का प्रयास किया गया। 1814 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, परमहंस मंडली की स्थापना हुई। परमहंस मंडली के लोगों ने भी जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपर क्लास के थे। The various peoples, the various member of the Paramahans Mandali who belongs to upper class society, they oppose the caste system. They oppose that system where I mean to say that the caste system तेजी से फैल रही थी, उनका इन लोगों ने विरोध किया, उनके अगेंस्ट जाकर इन लोगों ने कार्रवाई की। कई ऐसे लोग थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सेंचुरी में जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई, उन्होंने आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों की बदलती दुनिया ने अपना रास्ता ढूंढने के लिए साधन मिलने लगे। क्रिश्चियन मिशनरियों ने स्कूल्स खोले, क्रिश्चियन मिशनरियों ने बड़े पैमाने पे हिंदू धर्म से क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कराया। लोग कन्वर्ट हुए भी क्योंकि उन्हें हिंदुइज्म में बहुत सारी रिचुअल प्रैक्टिसेस का सामना करना पड़ता था। आई मीन टू से दैट द रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स आल्सो फेल्ट दैट द दलित्स, दैट द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, दे वर आल्सो ऑप्रेस्ड बाय हिंदुइज्म। सो दैट्स व्हाई दे adopted Christianity a very huge amount, बड़े पैमाने पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। दिस वॉज द वेरी बॉन्ड मैटर, यू हैव टू लर्न, आपको इसके बारे में समझना चाहिए। कहता है कि उसी समय बहुत सारे जो गरीब लोग शहर में निकल रहे, नई नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों, नगर पालिकाओं, नई नौकरियों में जो उनको प्राप्त हो रही थी, उसने भी लोगों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। आपने चैप्टर 6 में शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ा। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से उनका माइग्रेशन हो रहा था। कल्पना कीजिए कि इसमें मजदूरी को कितनी मांग पैदा हुई होगी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आया होगा। शहरों में नालियां बनाई जाती थी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था, शहरों को साफ किया जाना था, और इसके लिए कूली, खुदाई करने वाले, बोझा ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, नालियां साफ करने वाले, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वाले, रिक्शा खींचने वाले की जरूरत थी।
एक बड़े पैमाने पे एक ऐसे ग्रुप की जरूरत थी जो ये सब काम करे, और ये वही लोग थे जो गांव में नीची जाति के लोग थे। इन्होंने शहरों में माइग्रेशन किया और रोजगार की तलाश में उन लोगों ने इन कामों में अपने को इन्वॉल्व कर लिया। छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे, यहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे नीची जाति के लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिडाद टोबैगो, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने के लिए भी चले गए, और नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था। परंतु गरीबी, निचली जातियों के लोगों को या गांव में जो सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन के दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से जो उनको छूट मिल रही थी, जो उनको रिलैक्सेशन मिल रहा था, ये सारे जो कठोर कार्रवाई थी जो त्रिनिदाद टोबैगो या बाहर के देशों में उनके साथ हो रहा था, उससे वो अपने को बेटर समझते थे। इसलिए वो बाहर काम करना ज़्यादा अच्छा समझते थे किसकी तुलना में, शहरों में काम करने की अपेक्षा। और फिर यहाँ से आपने पूरा एक चेंजेस देखा। What I want to inform you, what I want to tell you, that the lower class of the society, they felt that if you migrate from village to town, we can develop our condition, we can change our condition. Because in village, we are always treated as like a lower class, untouchable peoples. But when we will reach in city, where no one know about us, and jobs, we also obtain job or economic conditions increase, that situations we can establish our life on the proper way. So that's why they migrated in very huge amount in city. I hope you are all aware of that, the structure of the city. In the city, there are the various type of developments. What started? क्या हुए? बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। क्या? कौन से नालियां बनी, रोड बिछने लगे, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, फैक्ट्रियां खुली, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। और इन सब के लिए एक बड़ा वर्ग चाहिए था जो काम करे, और ये बड़ा वर्ग ये निजी तबके के जाति के लोग थे। इसके साथ साथ इन लोगों ने शहरों के अलावा दे माइग्रेटेड अब्रॉड, बाहर के देशों में भी गए। इंडोनेशिया, त्रिनिडाद टोबैगो, मॉरिशस, फिजी, इस तरह के देशों में चले गए। निश्चित रूप से वहां पे जीवन कठोर था। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में प्लांटेशन ओनर इनके साथ बड़ा कड़ा व्यवहार करता था, लेकिन वो कड़ा व्यवहार गांवों में सवर्ण जातियों के द्वारा उनके द्वारा किए जा रहे व्यवहार से कमतर था। वो उस कड़े व्यवहार में रहना पसंद करते थे, लेकिन गांव में अनटचेबिलिटी के कंडीशन में रहना पसंद नहीं करते थे। और इसलिए बड़े पैमाने पे कन्वर्जन हुआ, बड़े पैमाने पे माइग्रेशन हुआ। मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से ईसाई मिशनरियां आई, ईसाई मिशनरियों ने एजुकेशन के लिए इनके द्वार खोले, और फिर इन्होंने कन्वर्जन भी बड़े पैमाने पे किया। व्हाट आई एम टेलिंग यू, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, सम ऑफ दिस सोशल रिफॉर्म वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो criticize caste inequalities. Raja Ram Mohan Rai translated an old Buddhist text that was critical of caste. The Prarthana Samaj adhered to traditions of bhakti that believed in the spiritual equality of all castes in Bombay. The Paramhans Mandali was founded in 1840 to work for abolition of caste. Many of these reformers and members to reform association were people of upper caste, often in secret meetings. These reformers would violate caste taboos on food and touch in effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. What I told you that in the Paramhans Mandali, the higher class, upper class of the society people, they denied the such type of practices which was running on in society. कोई ऊंची जाति का नीची जाति के साथ खाना नहीं खाएगा, उन लोगों ने मना किया। कहना देयर वर आल्सो अदर हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर
During the course of the 19th century, the Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and the lower caste children. These children were thus equipped with some resources to make their way into changing world. My dear student, it is the very strange matter. You have to understand what I am telling with you. मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन चीजों को समझिए. बड़े पैमाने पे क्यों कन्वर्जन हो रहा था, बड़े पैमाने पे क्यों माइग्रेशन हो रहा था, विलेज टू टाउन, टाउन टू सिटी एंड विलेज टू अब्रॉड. इसके पीछे के रीजंस क्या थे? नो डाउट एक ही रीजन था, और वो रीजन था अनटचेबिलिटी, वो रीजन था सेल्फ रिस्पेक्ट. At the same time, the poor began leaving their village to look for jobs that were opening up in the cities. There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities. You have read about in chapter 6 the expansion of cities. Think of the new demands of labor. This created drains had to be dug, roads laid, building constructed, and cities cleaned. These required coolies, diggers, carriers, the bricklayers, sewage cleaners, sweepers, planking bearers, rickshaw pullers. Where did this labor come from? कहाँ से ये लोग आ रहे थे? The poor from the village and small towns. Many of them from low caste began moving to the cities where there was a new demands for labor. Some also went to work in plantation in Assam, Mauritius, Trinidad and Tobago, Indonesia. Work in the new location was often very hard, but the poor people from low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. They felt that is the better condition in the plantation life. Even they faced very hard work, hard ट्रीटमेंट, उनके साथ एक बुरा व्यवहार होता था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने वहां पे रहना ज्यादा श्रेष्ठ कर समझा. अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर गिवन इन योर बुक फिगर 10 कहता है कि लेदर वर्कर्स, कहता है हु कुड प्रोड्यूस शूज, जूता कौन बनाता था? तो कहता है कि leather workers have been traditionally held in the contempt since they work with dead animals, which are seen as dirty and polluting during the First World War. However, there was a huge demand for shoes for the armies. Caste prejudice against leather work meant that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes, so they could ask for high price and gain impressive profit. My dear student, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है आपका बुक, कहता है कि ये जूता बनाने वाले लोग कौन थे, शूज मेकर कौन थे, और ये लोग शूज मेकर जो थे ये कैसे थे? कहता है कि चमड़े का काम करने वाले एक ऐसा वर्ग समाज में था जो परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली ये वह काम करता था और समाज उसको नीची जाति के रूप में देखता था, क्योंकि वो मरे हुए जानवरों से चमड़ा निकालते जिन्हें गंदा और दूषित माना जाता था, इसलिए उनके साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान आर्मी को जूतों के लिए, शूज के लिए जबरदस्त डिमांड आई, परंतु चमड़े के काम के प्रति जो पूर्वाग्रह की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगर और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे, लिहाजा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाभ भी हुआ. फिगर 10 में अगर आप देखें तो जूते बनाने
मदिगा समुदाय के लोग 19th सेंचुरी आंध्र प्रदेश के पिक दिए गए हैं। मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के सौं को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और उससे जूते और चप्पलों का निर्माण करते थे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये लोग जो बाहर के देशों में यात्रा करने गए, बाहर के देशों में काम करने के लिए गए, इसके अलावा दूसरी जगह पे नौकरियों भी सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों को जरूरत पड़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता बी आर अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। और इस तरीके से आपने देखा कि पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो रहा था, बदल रहा था। बम्बई प्रेसिडेंसी 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाजत दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़के पढ़े। इट इज द वेरी स्ट्रेंज विद द लोअर क्लास स्टूडेंट्स, दे हैव नो राइट टू एंटर इन क्लास। उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था। एंड आप फिगर 11th में देखें कि गुजरात में एक दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। वे इनके खेत संभालते थे। जमींदारों के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे ये लोग। इन लोगों की कंडीशन कैसी थी, ये लोग समाज में किस तरीके के व्यवहार झेल रहे थे? आई मीन टू से दैट आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ द लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, like Dubla, like Madga, and like such type of the various name of the local communities, lower class of the peoples, their caste. In short, we can say that they have to face the very difficult situation in society. I told you that no place inside the classrooms, where I told you already that the lower class societies peoples, they have no right to enter in class. They have to sit on outside of the class and learn what teacher teach in class. In this Bombay presidency, as a late 1829, untouchables were not allowed into even government schools. When some of them praised hard of the right, they were allowed to sit in the veranda. Outside the classroom and listen to the lesson without polluting the class, where upper class people, upper class students were taught. What is this? It is proved clearly explain about the conditions of the society's peoples. ये सारी चीजें समाज में उस वर्ग के लोगों के बारे में कंडीशन को बताती है जो उस समय वो फेस कर रहे थे। इट इज द कर्स ऑफ आवर सोसाइटी। अगेन आई एम सेइंग दैट दे हैव टू फेस वेरी हार्ड सिचुएशन। दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द अपर क्लास ऑफ द पीपुल्स। अनटचेबल पीपुल्स, दे हैव नो राइट। उनके पास कैसी स्थिति थी, उनका क्या समाज में क्या स्थान रहा होगा, इन चीजों को समझिए, महसूस करिए। यू शुड फील दैट विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम दे सफर ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन दे ट्रीटेड एज लाइक द वेरी व्हाट, एकदम गिरे हुए या अनटचेबल की तरफ से बेहद किया जाए उनके साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार हो, उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार हो, उनके साथ उससे भी बदतर व्यवहार किया जाए। हाउ कैन यू फील व्हेन यू हैव टू नॉट परमिटेड टू एंटर इन क्लास एंड यू हैव टू ब्लेम दैट यू आर पॉलिटिंग द क्लास? व्हाट वुड डू इन दैट कंडीशन? कैसा लगेगा आपको? नो डाउट इट इज द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। इट इज द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और इस तरह की प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ती थी।
समाज का एक वर्ग इस चीजों को देख रहा था, फिर भी सभी चुप थे। कुछ सोशल रिफॉर्मर ग्रुप इसके लिए काम कर रहा था, लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट था कि समाज उस समय भी आगे की तरफ सोच रहा था। एवरीवन वांट दैट देयर कंडीशंस दैट द कास्टिज्म शुड बी abolished इन आवर सोसाइटी। एबोलिश तो नहीं हुई, लेकिन उनकी जो एक्सट्रीमिज्म थी, एक्सट्रीमिस्ट प्रैक्टिसेस थी, उनमें काफी कमी आई। हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा इतिहास कास्टिज्म का ऐसी। वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक, द डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, वेयर वी रीड द संतान, वेयर वी रीड द वेरियस रिफॉर्मर्स लाइक Jyotiba Phule, like the E.V. Ramaswamy Naicker, and their work. We will also try to understand the conditions when I mean to say that the social reformers who favor that the lower class of the peoples, which type of situations created during that time. These are all we will read in my next class. आज के लिए इतना ही. Goodbye and take care.